नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली चैनल मेडल स्कॉलर। साथियों, एक बार फिर मेडल स्कॉलर ने आपकी कसौटी को पार कर लिया है, यानी खरा उतरा है आपकी कसौटी पर। जब सब थे चुप तो मेडल स्कॉलर साथ खड़ा था ईपीएस 95 कर्मचारियों के साथ और कह रहा था अब एकजुट होकर फिर करना होगा प्रयास। और अब उन्हीं खबरों का नतीजा है, उन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन कवरेज के दायरे को बढ़ाने का निश्चय कर ही लिया है। ईपीएफओ में बेसिक सैलरी को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने की तैयारी कर ली है। साथियों, आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। उस वीडियो के अंदर मेडल स्कॉलर ने पुरजोर तरीके से सभी समस्याओं को सरकार के सामने रखा था और सरकार को सुनाई थी पूरी खरी खोटी। आज भी हम उस वीडियो के कुछ अंश आपको सुनाएंगे और आपको तब लगेगा कि मेडल स्कॉलर कितना एडवांस सोचता है और हमेशा आपके परिवारों को 2 कदम आगे रखने का कार्य करता है। तो चलिए आज की खबर को विस्तार से जानते हैं। ईपीएफओ यानी पीएफ योजना से जुड़ सकते हैं लाखों नए कर्मचारी, सरकार इस पर कर रही है विचार। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ को तो आप जानते ही होंगे, यह कामगारों के भविष्य को सुरक्षित करता है। इसकी पीएफ योजना से लाखों कर्मचारी और जुड़ सकते हैं। सरकार इस योजना से अधिक कर्मचारियों को जोड़ने के लिए वेतन सीमा में बढ़ोतरी करने का विचार कर रही है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए सरकारी स्तर पर कुछ बड़ा चल रहा है। फिर हम आपको आगाह करते हैं कि कुछ तो होने वाला है बड़ा। हमारे सूत्रों से जो खबर आ रही है उससे हमें पता चलता है कि सरकार कुछ बड़ा करने का प्लान कर रही है। ईपीएफओ इस योजना से जुड़ने के लिए वेतन सीमा में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। अभी पीएफ के तहत वेतन सीमा 15,000 रुपए है। खबर मिली है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत वेतन सीमा को अब 15,000 से बढ़ाकर कम से कम 21,000 किया जा सकता है। ऐसा करना सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा। 2014 में हुआ था बदलाव। साथियों, आपको आश्चर्य होगा कि जो पहले वाला बदलाव है वो 2014 में हुआ था। ईपीएफओ के तहत वेतन सीमा में आखिरी बार साल 2014 में बदलाव किया गया था। तब इसे 6500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया गया था। हालांकि इससे उलट कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी में वेतन की सीमा इससे ज्यादा है। वहां साल 2017 से ही 21,000 की उच्च वेतन सीमा है और सरकार के भीतर इस बात पर सहमति है कि 2 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत वेतन सीमा को अलाइन किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि ईपीएफओ और ईएसआईसी दोनों ही श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करते हैं, जबकि इतना बड़ा भेदभाव ईपीएस कर्मचारियों के साथ हो रहा है। पीएफ में कर्मचारी और नियोक्ता कितना करते हैं योगदान, आइए देखते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि और विभिन्न प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ईपीएफ खाते में मूल वेतन, महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता यदि कोई हो तो 12% का समान योगदान करते हैं। पीएफ खाते में जहां कर्मचारी का पूरा योगदान भविष्य निधि खाते में जमा किया जाता है, वहीं नियोक्ता के योगदान का 8.33% तो जाता है कर्मचारी पेंशन योजना में और शेष 3.67 जाता है पीएफ खाते में जमा किया जाता है। साथियों, आपको मैं बता दूं कि इस तरह के योगदान के बावजूद आज भी वो कर्मचारी 1,000 रुपए मासिक की पेंशन पाने के लिए भी बहुत ज़्यादा जिल्लत झेल रहे हैं। अब बात करते हैं कि यदि ये फैसला लागू हुआ तो क्या होगा असर, आइए देखते हैं। साथियों, नियोक्ता की ओर से किए गए योगदान का 69.4% यानी 69.4% ईपीएस कुल बेसिक सैलरी का 8.33% में जाता है। वहीं 30.5% यानी कुल बेसिक सैलरी का 3.67 ईपीएफ अकाउंट में जाता है। ईपीएफओ के लिए अभी बेसिक सैलरी की सीमा 15,000 होने से कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी पेंशन कवरेज का दायरा बढ़ेगा। ईपीएफ नियमों के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से अधिक है तो वो ईपीएस से नहीं जुड़ सकते, भले ही ईपीएफ स्कीम से जुड़े हों। अगर ईपीएफओ के लिए वेज लिमिट को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दिया जाता है तो वैसे कर्मचारी भी ईपीएस योजना से जुड़ पाएंगे जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से अधिक है। ऐसे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन मिल सकेगी। ईपीएस में अधिकतम योगदान 1,250 रुपए है, जो बेसिक सैलरी यानी 21,000 रुपए होने पर बढ़कर 1,749 रुपए हो जाएगा। इससे रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलेगी और पीएफ खाते में जाने वाले योगदान भी बढ़ जाएगा, लेकिन टेक होम सैलरी घट जाएगी। मेरा सवाल फिर है सरकार से, क्यों कर रही है कर्मचारियों के साथ ऐसा?
जब 21,000 रुपये आपको करना है तो टेक होम सैलरी भी कर्मचारी की वही रहनी चाहिए। आपको ये खर्चा बियर करना होगा क्योंकि पहले ही कर्मचारी 1,000 रुपये की पेंशन में अपना गुजारा भत्ता कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं पेंशन योजना EPS 95 के अंदर 23 मार्च 2024 को मेडल स्कॉलर ने क्या कहा था, आइए सुनते हैं। मैं अपने देश के नागरिकों को बता दूं कि EPS 95 स्कीम साल 1995 में लागू हुई थी। वे सभी कंपनियां इस स्कीम के अंतर्गत आती हैं जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दायरे में आती हैं। इस स्कीम में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी हर महीने पेंशन की सुविधा मिलती है। EPFO की EPS स्कीम के तहत 1 सितंबर 2014 के बाद से सभी पेंशनरों को कम से कम 1,000 रुपये की पेंशन की व्यवस्था EPFO के माध्यम से सरकार द्वारा की गई है। यह पेंशन 58 वर्ष की उम्र यानी रिटायरमेंट के बाद मिलनी शुरू होती है। यहीं पर मैं आपको बता दूं देश के सम्मानीय प्रबुद्धजनों कि ये एक तरीके से 1,000 रुपये में आप बताइए EPS 95 में जो कर्मचारी हैं उनका परिवार कैसे चलता होगा। ये पेंशन के नाम पर मजाक नहीं तो क्या है। देश के नागरिकों को पता ही नहीं है कि इस तरह की पेंशन भी भारत सरकार के द्वारा दी जाती है, जहां 60 साल तक एक कर्मचारी उनके लिए सेवाएं देता है और पेंशन के नाम पर क्या दिया जा रहा है, मात्र 1,000 रुपये। शर्म आती है हमें ये सोच करके भी एक परिवार कैसे चलता होगा 1,000 के अंदर, कैसे करता होगा अपना गुजारा, कैसे निभाता होगा अपने परिवार को, कैसे पढ़ाता होगा अपने बच्चों को। 1,000 रुपये भी क्या कोई पेंशन होती है? इससे अच्छा तो आप इसे बंद कर दीजिए, सम्मानजनक पेंशन तो देना शुरू कीजिए। और बात आज की जब पूरी न्यूज आप देख लेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कर्मचारी अपने हकों की लड़ाई किस हद तक लड़ रहे हैं। उसके मेरा रोम आज खड़ा हो रहा है जब मैं आपको ये शूट कर रहा हूँ। यकीन मानिए मुझे इतना ज़्यादा एग्रेशन है, इतना ज़्यादा सोच करके गुस्सा आता है तो उन कर्मचारियों को क्या हो रहा होगा जिनके ऊपर ये गुजर रहा है। EPS योजना के बारे में बात करते हैं जो आपके PF खाते से जुड़ा हुआ खाता होता है। हर नौकरी करने वाले की सैलरी का एक हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के खाते में जमा होता है। यानी जब आप EPFO खाता धारक हो जाते हैं उसके साथ ही आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की EPS 95 स्कीम का हिस्सा आप ऑटोमेटिक बन जाते हैं। मौजूदा समय में कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये महीना है। सोच करके देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं जिन्हें पेंशन मिलती है, आपका घर 40,000 50,000 रुपये हर महीना आपको पेंशन आता है। लेकिन उन कर्मचारियों के बारे में सोचिए, चाहे वो किसी भी कंपनी में काम करते थे लेकिन दिया तो भारत सरकार के लिए अपना जीवन है। उन्होंने 60 साल तक जिन्होंने अपना जीवन दिया है, 1,000 रुपये की आज वैल्यू ही क्या है आप मुझे बताइए। जब ये कर्मचारी आप आगे न्यूज में देखेंगे मात्र 7,500 रुपये 8,000 रुपये की पेंशन की गुहार कर रहे हैं कि मिनिमम कम से कम इतना तो कर दीजिए सरकार, सुन लीजिए हमारी गुहार, लेकिन उनकी गुहार नहीं सुनी जा रही है। कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है, जबकि एम्प्लॉयर के 12% हिस्से में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जमा किया जाता है। यानी जिंदगी भर एक कर्मचारी अपना पैसा जमा करता है और उसे गारंटी क्या दी जाती है, न्यूनतम 1,000 रुपये महीने की गारंटी। इसके अलावा पेंशन कोष में सरकार भी 1.16% का योगदान करती है। 30 साल काम करने और EPS आधारित पेंशन मद में निरंतर योगदान करने के बाद भी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में इतनी कम रकम मिल रही है। आप सोच करके भी मुझे हैरानी होती है उन सभी कर्मचारियों के प्रति कि वो 1,000 रुपये महीने में अपना परिवार कैसे पालते होंगे, जिससे कर्मचारियों के पेंशन धारक और उनके परिवारजनों का जीना दुभर हो चुका है। पेंशन भोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन को मात्र 7,500 रुपये मासिक करना और पेंशन भोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने की मांग कर रहे हैं। आप बताइए, सरकारें फ्री में इलाज करती हैं, ये कर्मचारी मांग क्या कर रहे हैं? मात्र 7,500 रुपये की पेंशन मांग रहे हैं। अरे कम से कम इतना तो उनका हक बनता ही है जब उन्होंने 60 साल तक आपको सेवाएं दी हैं, चाहे वो आपकी कंपनी में ही क्यों ना दी हो, भारत सरकार के लिए तो काम किया है उन्होंने। 7,500 रुपये की मासिक पेंशन और स्वास्थ्य सुविधा तो वैसे भी सरकार फ्री देती है, तो इन कर्मचारियों को और अलग से वो स्वास्थ्य सुविधाएं दे दी जाएगी पति पत्नी के लिए, तो क्या बिगड़ जाएगा? बुढ़ापे का एक सहारा होता है, 1,000 रुपये महीने में वो अपना इलाज कराएं या पेट पालें। आप बताइए, देश के नागरिकों, अगर जो भी इस वीडियो को सुन रहा है
प्लीज़ फॉरवर्ड करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। लोगों को पता चलना चाहिए कि EPS 95 के नाम पर जो योजना सरकार ने चला रखी है वो धोखा नहीं तो क्या है। 1000 रुपए के अंदर बताइए आप एक कर्मचारी जिसने जिंदगी भर सरकार को अपनी सेवाएं दी हैं वो अपना परिवार कैसे पाल सकता है। तो देखा साथियों आपने किस तरह की स्थिति है EPS 95 कर्मचारियों की। 1000 रुपए महीने में उनको खर्चा चलाना पड़ता है, व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं और एक पेंशन के नाम पर ये धोखा नहीं तो क्या है। उनकी मांग है कि कम से कम 7500 रुपए की सरकार गारंटी दे और मुफ्त ट्रीटमेंट की सुविधा दे। हम सब की ओर से भी यही मांग सरकार से की जा रही है कि जल्द से जल्द इन कर्मचारियों के साथ न्याय किया जाए। तो चलिए साथियों एक पॉजिटिव नोट के साथ इसको खत्म करते हैं। आशा है सरकार इस ओर जरूर ध्यान देगी और जो भी स्कीम अनाउंस करने वाली है, अभी तो सूत्रों के माध्यम से केवल खबर आ रही है कि इसमें वो सुनिश्चित करे कि कम से कम 7500 की उनको पेंशन की सुविधा उपलब्ध हो सके। साथियों आप में से अगर कोई आज पहली बार हमसे जुड़ा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके कंटेंट को वेरीफाई कर सकता है। बहुत सारा कंटेंट हम कराते हैं जिसमें पेंशन न्यूज को भी कवर करते हैं, साथ ही कर्मचारियों से जुड़े हुए हर मुद्दे पर बेबाक राय भी रखते हैं। आप हमसे जुड़ करके बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं जिसमें आपकी सोच को पॉजिटिव बनाने के लिए भी मेडल स्कॉलर हमेशा 2 कदम आपको आगे रखेगा। तो आशा है आप हमसे जरूर जुड़ेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।